सुपहर शाम में ढल रही थी कि मुझे लगा बंगले के अहाते में कुछ हलचल सी हुई है। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। कुछ ही देर के बाद रतन दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना कोट बाईं कलाई पर लटका रखा था और दूसरे हाथ से टाई ढीली कर रहा था। मुझ पर नजर पड़ी तो मेरी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ होने के बावजूद वो कुछ चौंका, जैसे मौहूम सी उम्मीद लेकर आया हो कि उसके पहुंचने तक किसी वजह से भावेश नामी बला टल गई हो। मुझे लगा उसके चेहरे की रंगत यकलख्त फीकी पड़ गई है। मैंने जोरदार मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया और उठते हुए बुलंद आवाज में खैर मकदमी कलिमात कहे। रतन ने जवाब में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मेरे करीब पहुंचकर उसने फंसे फंसे से लहजे में कहा, अच्छा तो तुम हो। मैंने भी धीमे लहजे में कहा, खुद को संभालो मिस्टर रतन, याद रखो हम अजनबी नहीं बल्कि खासे बेतकल्लुफ दोस्त हैं। तुम्हारी किसी उल्टी सीधी बात से पूर्णिमा को असलियत का शक नहीं होना चाहिए। मुझसे गर्मजोशी से मिलो, हालचाल पूछो और फिर जब मैं जाने का इरादा जाहिर करूं तो इसरार करके मुझे कम से कम 2-3 दिन अपना मेहमान रहने पर मजबूर करो। समझ में आई मेरी बात? मैंने आखिरी जुमला धमकी आमेज सख्त लहजे में कहा था। ये सुनकर उसका चेहरा मजीद सुत गया। मैंने बावर्ची खाने की तरफ मुंह करके हाँक लगाई, पूर्णिमा जी यहाँ तशरीफ लाइए, आपके पति देव घर में आ चुके हैं। फिर मैंने रतन को मुखातिब करके कहा, आप बहुत खुशकिस्मत हैं रतन जी, भगवान ने आपको बहुत ही सलीकामंद और खुश मिजाज पत्नी से नवाजा है। ऐसी बीवियां तो घर को स्वर्ग बना देती हैं। इस असना में पूर्णिमा भी वहां पहुंच गई। कम से कम मेरा आखिरी जुमला उसने पूरा सुन लिया होगा। उसके हसीन चेहरे पर जानलेवा मुस्कुराहट उभरी। बोली, बहुत शुक्रिया भावेश जी, मुझे उम्मीद है मेरे शौहर को भी कभी न कभी इस बात का यकीन आ जाएगा। फिर वो रतन की तरफ मुतवज्जे हुई और पुरजोर लहजे में पूछा, कैसा गुजरा दफ्तर में तुम्हारा दिन? भावेश जी तो अपनी पत्नी के हाथ की मिठाई यहाँ छोड़कर रुखसत होने की तैयारी कर रहे थे। मैंने इसरार करके उन्हें रोका कि तुम्हारे आने तक यहीं रुक कर इंतजार कर लें। तुम्हारे ये दोस्त बहुत मुहज्जब और हंसमुख इंसान है। रतन ने अजीब बेबस नजरों से मुझे देखा और फिर धीमे लहजे में कहा, इसमें क्या शक है, मैं ऐसे अच्छे लोगों को ही अपना दोस्त बनाता हूँ। मैंने उसके लहजे में तंज तलाश करना चाहा। यही गनीमत था कि उसकी दिली कैफियत लहजे से पूरी तरह अयां नहीं हो रही थी। उधर पूर्णिमा उसे तंज का निशाना बनाते हुए कह रही थी, तुम्हारा ये दावा तो मैं किसी कीमत पर कबूल नहीं कर सकती। सब नहीं तो तुम्हारे बेशतर दोस्त उथली सोच के मालिक हैं और खुद पसंदी के मरीज लगते हैं। मुझे यकीन है वो सब बड़े ओहदे की वजह से तुम्हारे गिर्द जमा हुए हैं। मैंने झट से कहा, इंतहाई अदब के साथ मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूंगा पूर्णिमा जी। इनके एक दोस्त होटल ब्लू डायमंड के मालिक गौतम सिंघानी जी से तो मेरी भी बेतकल्लुफ दोस्ती है। मुझे पता है वो तो रतन जी का बचपन का दोस्त है। वो थोड़ा शौकीन मिजाज है मगर काफी सुलझा हुआ और खुश अखलाक इंसान है। मैंने गौतम सिंघानी के जिक्र पर रतन के चेहरे पर यकलख्त शदीद परेशानी के आसार देखे। यही गनीमत था कि पूर्णिमा उस वक्त मेरी तरफ मुतवज्जे थी। वो मेरी तरफ से रतन की सफाई में बयान सुनकर बोली, मैंने ये तो नहीं कहा कि इसके सब दोस्त बुरे हैं। मुझे गौतम जी के बारे में ज्यादा नहीं पता, मगर आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। मैंने कहा, देखें पूर्णिमा जी, गौतम के भला आदमी होने का यकीन मैं दिला रहा हूँ। मेरे अच्छे इंसान होने की गवाही आप दे रहे हैं और जब रतन जी के दोस्त काबिल तारीफ हैं तो ये खुद ब खुद अच्छे इंसान साबित हो गए। पूर्णिमा ने शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा, चलें आप इसरार करते हैं तो मान लेती हूँ। फिर वो अपने शौहर से बोली, आप लिबास तब्दील करें और तैयार होकर लॉन में आ जाएं, मैं वहाँ चाय लगवा रही हूँ। रतन ने इस बात में गर्दन हिलाई और थके थके कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। पूर्णिमा ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, तशरीफ ले चलिए भावेश जी, इस वक्त बाहर का मौसम बहुत खुशगवार होता है, वहाँ चाय पीने का अलग ही मजा आएगा आपको। मैंने उसके पीछे पीछे बढ़ते हुए कहा, आपके भानव के हाथ की चाय तो रेगिस्तान में मजा देगी पूर्णिमा जी, जी करता है इसे अगवा करके बड़ौदा ले जाऊं। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और नशीली नजरों से मुझे देखा। बोली, अच्छा तो आप ऐसी बदमाशों वाली हरकत भी करते हैं, फिर तो आपसे मोहतात रहना पड़ेगा, कहीं मुझ गरीब को ही अगवा करके न ले जाएं। उसके लहजे से एक अजीब भेद झलक रहा था। मैंने कोई भड़कता सा जवाब देना चाहा मगर फौरन ही ख्याल आया कि कहीं ये भली औरत खुश उम्मीदी न पाल बैठे। लिहाजा मैंने कहा, मैं तो बहुत सीधा इंसान हूँ पूर्णिमा जी, जोर जबरदस्ती का सोच भी नहीं सकता। इसके साथ साथ मैं किसी और की चीज पर नियत खराब करने का भी कायल नहीं हूँ, चाहे वो कितनी भी अनमोल और हसीन क्यों न हो। आप तो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हस्ती हैं। बंगले के अकब में वाक़े वो लॉन बहुत ही सरसब्ज़ शादाब और दीदाजेब था। कालीन जैसी हरी भरी और दबीज घास के अलावा वहाँ जाबजा फूलों के कतात भी मौजूद थे। लॉन के वस्त में जदीद तर्ज की खूबसूरत मेज कुर्सियां बिछी हुई थी। हम दोनों के बैठने के लगभग 10 मिनट के बाद भानव चाय के साथ नमूदार हुआ।
उसे मैं इस पर तमाम लवाजिम सजाने में बावर्ची खाने के कई चक्कर लगाने पड़े। मैंने पूर्णिमा से कहा, कल चंद्र आ जाए तो इस बेचारे पर भी बोझ कम हो जाएगा। अब जिस्मानी मुशक्कत इसके बस की बात नहीं, मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। पूर्णिमा ने खफकी भरे लहजे में कहा, वो तो ठीक है, मगर ये रतन कहाँ रह गया? उसे तो बहुत पहले यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। इन चीजों का असल मजा गर्मा गर्म खाने में ही आता है। आप बैठे, मैं उसे लेकर आती हूँ। मैंने उसे रोकने का सोचा, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि अब न सही ख्वाबगाह में तो उन्हें मेरी गैर मौजूदगी में बात करने का मौका मिलेगा ही। रतन उसे मेरी असलियत बताने की हिमाकत हरगिज नहीं कर सकता। मुझसे ज्यादा तो वो असलियत खुलने से खौफजदा होगा। मैं कदरे बेकरारी के साथ उन दोनों की वापसी का मुंतजिर था, मगर पूर्णिमा की रवानगी के 5-7 मिनट के बाद भी उन दोनों की वापसी न हुई तो मेरा इस्तराब बढ़ने लगा। भानव शायद तमाम अशियाए खुर्दनोश सजा कर रुखसत हो चुका था और वाकई उनके ठंडे होने में कोई देर न थी। इससे पहले कि मेरा सबर जवाब दे जाता और मैं बंगले की इमारत का रुख करता, मुझे वो दोनों अपनी तरफ बढ़ते नजर आए। रतन ने घर का लिबास पहन लिया था, मगर उसे देखकर नहीं लग रहा था कि उसने गुस्ल किया होगा। पूर्णिमा ने मेरे पास पहुंचते ही माजरत की, बोली, दरअसल रतन की तबीयत कुछ खराब है, खुद को निठाल सा महसूस कर रहा है, इसलिए आराम के लिए लेट गया था। कह रहा है मेरी तरफ से भावेश से माजरत कर लें, इनसे रात के खाने पर मुलाकात होगी, मगर मैं इसे जबरदस्ती ले आई कि कहीं आप इसे अपनी तौहीन न समझ लें। आपने बड़ौदा में इनकी इतनी खातिर मदारत की है और ये कन्नी कतराने की कोशिश कर रहा है। मैंने जल्दी से कहा, अरे पूर्णिमा जी, आपने इन्हें खामखा इतनी जहमत दी, ये बीमार थे तो इन्हें जबरदस्ती क्यों यहाँ ले आई हैं आप? मैं वैसे भी चाय पीकर रुखसत हो जाऊंगा। रतन, आप जाकर आराम करें, जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। मैंने अपना आखिरी जुमला अदा करते हुए रतन की आंखों में देखा। मैंने कोई इशारा नहीं किया था, मगर मुझे ये समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई कि वो मेरी खामोश धमकी से दहल गया। उसने कुर्सी पर बैठते ही गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा, मैं माफी चाहता हूँ भावेश जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने ये क्या बात की कि आप अभी चाय पीकर चले जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मैं बड़ौदा में 1 हफ्ते आपका मेहमान रहा हूँ, आप कम से कम 2-3 दिन तो हमारे मेहमान रहे। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। उसके होश ठिकाने आने में ज्यादा देर न लगी थी। अब मुझे पूर्णिमा की तरफ से इसरार का इंतजार था। मेरी तवक्को फौरन ही पूरी हो गई। पूर्णिमा ने पुरजोर लहजे में कहा, भावेश जी, इन्हें माफ कर दें और कोई नखरे दिखाए बगैर शराफत से मान जाएं, वरना मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी। मैं प्रभात को हुक्म जारी कर दूंगी कि इन साहब को 3 दिन से पहले गेट से बाहर जाने की इजाजत न देना। मैंने मसनूई खौफ के साथ कहा, भगवान के लिए ऐसा न करना पूर्णिमा जी, मुझे पुलिस वालों से पहले ही डर लगता है। अच्छा, मैं आप दोनों जोरावर मियाँ बीवी से हार मानता हूँ। मेरा सूरत में काम तो खत्म हो गया है, मगर आप दोनों की मोहब्बत का कर्ज चुकाने के लिए मैं कम से कम 2 दिन यहाँ आप दोनों का मेहमान बनकर रहूंगा। मगर मेरी दरखास्त है कि मेरी खातिर मदारत में ज्यादा तकल्लुफ से काम न लिया जाए। मैं सादा सी तबीयत का इंसान हूँ, जो घर में पकेगा खुश होकर खा लूंगा। इस पर पूर्णिमा ने अपने शौहर को मुखातिब करके पुरजोर लहजे में कहा, इन्हें समझाओ रतन, तुम्हारे ये दोस्त हमारी तौहीन पर उतर आए हैं। फिर वो कचौरी और तरकारी की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए मसनूई मगरूर लहजे में मुझसे मुखातिब हुई। बोली, हमारे दरबार से आपकी दोनों दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं भावेश जी। हम जब तक आपको जाने की इजाजत न दें, आपको यहीं रुकना पड़ेगा और हम जो खिलाएं खाना पड़ेगा, और भूखा रखें तो भूखा भी रहना पड़ेगा, क्योंकि इस घर पर बिला शिरकत गैर मेरा राज है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए बज़ाहिर सहमे हुए लहजे में कहा, जो हुक्म महारानी जी। मैं आपका हुक्म टालने की भला कैसे जुर्रत कर सकता हूँ, मगर राजा जी से भी सलाह ले लें, आखिर आपके पतिदेव हैं। पूर्णिमा ने उसी शाहाना लहजे में रतन को मुखातिब किया। बोली, क्या आपको मेरे इस फरमान पर कोई एतराज है सरकार? रतन ने मुझसे नजरें बचाते हुए जल्दी से कहा, नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। भावेश जी की मेहमान नवाजी करके तो हमें खुशी होगी। भानव ने चाय के साथ साथ खाने की हल्की फुल्की अशिया की तैयारी में भी भरपूर महारत दिखाई थी। खुसूसन दाल भरी कचौरी और खांडवी बहुत लजीज थी। मेरी लाई हुई मिठाई ने अलग मजा दिया, मगर पूर्णिमा ने मुझे खबरदार किया कि हाथ हल्का रखना, क्योंकि उसने रात के खाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने ताबेदारी से सर हिला दिया। इस दौरान में मेरी नजरें वक्तन फवक्तन रतन का जायजा ले रही थी। उसकी अजीब हालत थी, हमारी नोक झोंक पर मुस्कुराने का नाटक कर रहा था, मगर खोखलापन छुपाए नहीं छुप रहा था। उसकी हर मुमकिन कोशिश थी कि मुझसे आंखें न मिलने पाएं। तभी पूर्णिमा ने उसे मुखातिब करके कहा, ओहो रतन, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई। मैंने घर के कामों और भानव का हाथ बटाने के लिए एक नौकर रख लिया है। मैंने उसका तफसील से इंटरव्यू किया है। बहुत समझदार और मेहनती आदमी है। बम्बई में कई साल गुजार चुका है, ड्राइविंग भी जानता है। उसकी बात सुनकर रतन चौंका और तशवीश भरे लहजे में बोला,
कौन है, कहाँ का रहने वाला है, मुझसे मिलवाए बगैर ही? पूर्णिमा ने उसकी बात काटते हुए तेज लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कितने दिनों से कह रखा है कि हमें एक नौकर की जरूरत है। मुझसे इतने बड़े घर की देखभाल नहीं होती और अब भानव की हिम्मत भी जवाब दे गई है। तुमने तवज्जो नहीं दी तो मुझे खुद कदम उठाना पड़ा। फिक्र न करो, मैंने अच्छी तरह जांचा और परखा है। यही करीब के एक गांव का है और भरोसे का आदमी है। रतन ने अपनी बेदिली छुपाते हुए कहा, चलो ठीक है, उसका काम और चाल चलन देखेंगे, ठीक न लगा तो चलता करेंगे। पूर्णिमा ने सख्त लहजे में कहा, पहले किसी अच्छे नौकर का बंदोबस्त करना, फिर उसे छुट्टी देने की बात करना, और ये फैसला भी मैं करूंगी। रतन ने जवाब में अपनी बेचारगी छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा जी चाहे वैसा करना, उससे तुम्हें ही काम लेना है। मैं एक बार फिर दिल ही दिल में मुस्कुराया। रतन की मेरे सामने खुद को घर के मुख्तारे कुल जताने की एक और कोशिश नाकाम हो गई थी। उधर उसके हार मानने पर पूर्णिमा का मिजाज एक बार फिर खुशगवार हो गया था और वो दिल जमई से मेरी खातिर तवाज़ो कर रही थी। मुझे अंदाजा था कि ये सब देखकर रतन दिल ही दिल में तिलमिला रहा होगा, मगर वो अपनी दिली कैफियत जाहिर करने से माजूर था। मैंने रतन की बेबसी में इजाफा करने के लिए उसे कहा, लगता है आपको मेरी पत्नी के हाथ की घारी पसंद नहीं आई। मेरे घर में तो आप दिल खोल कर तारीफ करते थे। मुझे याद है आपने कहा था कि ये घारी तो आपके सूरत के मशहूर तरीन जमनादास हलवाई की घारी से भी ज्यादा मजेदार है। रतन ये सुनकर गड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आई है, बिल्कुल वही मजा है इसमें। इस पर पूर्णिमा ने उसकी सफाई पेश की। बोली, बात ये है भावेश जी, रतन को खट्टा मीठा चटकीला खम्मन ढोकला सबसे ज्यादा पसंद है, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। फिर वो अपने शौहर से मुखातिब हुई, बोली, फिक्र न करो, रात के खाने में खम्मन ढोकला मौजूद होगा। मैं भानव को कह दूंगी, वो तो मैं भी शौक से खाती हूँ। मेरे जहन में यकलख्त एक ख्याल आया और मैंने झट से कहा, मगर अफसोस मुझे खम्मन ढोकला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे घर में बिल्कुल नहीं बनता। पूर्णिमा ने जल्दी से कहा, कोई हर्ज नहीं है, रात के खाने में हिलसा मछली के अलावा भी आपकी पसंद की और बहुत सी चीजें मौजूद होंगी। मुझे यकीन है आपको बहुत मजा आएगा। मैंने कहा, मैं जानता हूँ आपको तो मेहमान नवाजी का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। हम चाय और दीगर लवाजिम से फारिग हुए ही थे कि भानव तेज तेज कदमों से हमारे पास पहुंचा और रतन से मुखातिब होकर बोला, क्लब से शिवानी जी का फोन आया है, वो पूछ रही हैं कि आप क्लब कब तक पहुंचेंगे, आज टेनिस का चैलेंज मैच है। मैंने पूर्णिमा के चेहरे की रंगत तेजी से बदलते देखी। रतन डरी डरी सी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। भानव ने सूरत हाल समझे बगैर रतन से पूछा, उन्हें क्या जवाब दूं सरकार? रतन कुछ कहना ही चाहता था कि पूर्णिमा ने भानव को मुखातिब करके कहा, कह दो कि रतन की पत्नी ने कहा है कि वो बीमार है, उसका पेट खराब है, वो 4 दिन तक क्लब नहीं आएगा। उसे कहो कि पूर्णिमा जी ने कहा है कि किसी और के साथ जोड़ी बनाकर मैच खेल लो। भानव ताबेदारी से गर्दन हिलाकर वापस चला गया। मैंने देखा कि रतन ने गालिबन एहतजाज के लिए मुंह खोलने की कोशिश की, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। पूर्णिमा ने फातिहाना नजरों से उसे देखा और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। बोली, आपको पिंग पोंग यानी टेबल टेनिस खेलना आता है भावेश जी? मैंने बेख्तियार हाँ में गर्दन हिला दी। उसने पुरजोश लहजे में कहा, बस तो ठीक है, कल सुबह नाश्ते के बाद हमारा बेस्ट ऑफ 3 टूर्नामेंट होगा। जो 3 में से 2 मैच जीत गया वो चैंपियन बन जाएगा। मैंने कहा, जो हुक्म पूर्णिमा जी। मगर क्या रतन जी नहीं खेलेंगे? उसने तंजिया लहजे में कहा, नहीं, उसे सिर्फ क्लब के खुले मैदान में आजाद तितलियों के साथ टेनिस खेलना अच्छा लगता है। इस पर रतन ने एहतजाज भरे लहजे में कहा, ऐसा न कहो पूर्णिमा, मैं कितनी ही बार तुम्हारे साथ टेबल टेनिस खेला हूँ। पूर्णिमा ने कहा, हाँ हाँ, और हर बार हारा हूँ, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता तुमने मेरे साथ टेबल टेनिस खेलना छोड़ दिया। रोज रोज कौन हारे? फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई, बोली, आप भी जरा सोच समझ कर रैकेट उठाइएगा भावेश जी। मैं यूनिवर्सिटी चैंपियन रह चुकी हूँ, अब भी मुझे हराना आसान नहीं होगा आपके लिए। मैंने कहा, अगर आप वाकई अच्छा खेलती हैं तो मुझे हारने के बाद कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। अपनी हार को पूरे वक़ार के साथ तस्लीम कर लेना ही तो खेल की असल रूह है। मैंने ठीक कहा ना रतन जी? अचानक मुखातिब किए जाने पर रतन ने बौखला कर मुझे देखा और फिर जल्दी से तायद में सर हिला दिया। मैं उसकी हालत पर मुस्कुराते हुए एक बार फिर पूर्णिमा की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहा, मगर आप भी ख्याल रखिएगा, एक बार मुझे प्रैक्टिस हो गई तो मैं आपको हरा भी सकता हूँ। यूनिवर्सिटी चैंपियन न सही, मगर मैं पढ़ाई के जमाने में बुरा खिलाड़ी नहीं था। ये सुनकर पूर्णिमा ने कहा लगाया और फिर पुरएतमाद लहजे में कहा, चलें, वो तो कल फैसला हो जाएगा। फिर वो अपने शौहर की तरफ मुतवज्जे हुई, बोली, रतन, मेरा ख्याल है तुम भी कल दफ्तर से छुट्टी कर लो, खूब महफिल जमेगी, तुम हमारे मुकाबले के रेफरी बन जाना। मुझे ये इदराक करने में मुश्किल पेश न आई कि पूर्णिमा ने रतन को जलाने के लिए मेरे साथ टेबल टेनिस की बाजियां जमाने का ये नया प्रोग्राम तैयार किया है।
वो शायद रतन की क्लब में शिवानी के साथ मिलकर टेनिस के मुकाबलों में शिरकत के मामूल का इंतकामी जवाब देने पर तुली हुई थी। मामले का ये नया रुख मेरे लिए दिलचस्पी से भरपूर था। मैंने सोचा शायद मुझे इन दोनों के इज़्दिवाजी रिश्ते में तनाव और ढकी छुपी और खुली कश्मकश किसी तरह अपने मकसद के लिए काम में लाने का मौका मिल जाए। तभी मैंने रतन को कहते सुना, नहीं, मुझे कल हर कीमत पर दफ्तर जाना पड़ेगा, कल एक जरूरी मीटिंग है। मैंने 3 रातों में फाइलें पढ़कर जो रिपोर्ट बनाई है अचानक वो खामोश हो गया। उसे एहसास हो गया था कि जल्दबाजी में वो ऐसी बात कहने लगा था जो उसे मेरी मौजूदगी में हरगिज नहीं करनी चाहिए थी। मैंने यूं जाहिर किया जैसे मुझे रतन की बात काबिल तवज्जो नहीं लगी। उधर पूर्णिमा उस पर चढ़ दौड़ी थी। बोली, मुझे पता था तुम फौरन जरूरी काम का बहाना बनाकर मेरी बात मानने से इनकार कर दोगे। यूं लगता है जैसे पूरा इंडिया तुम्हारे दम से ही चल रहा है। जिस दिन तुम दफ्तर न गए पूरे मुल्क का सिस्टम ही रुक जाएगा। अगरचे इन बातों पर रतन को नाराज या कम से कम खिजालत का शिकार जरूर होना चाहिए था, मगर उसके बरक्स मुझे लगा कि वो पूर्णिमा की जोरदार झाड़ की आड़ में अपनी हसास बात से तवज्जो हट जाने पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसने अपनी पत्नी की बात आगे बढ़ाने के लिए माजरत खाना लहजे में कहा, नाराज क्यों हो रही हो पूर्णिमा डार्लिंग? मैं वादा करता हूँ कि परसों जरूर दफ्तर से छुट्टी करूंगा और पूरा दिन घर पर तुम दोनों के साथ खूब मौज मस्ती में गुजारूंगा। ये खुशखबरी सुनकर पूर्णिमा का गुस्सा कुछ देर के लिए ठंडा पड़ गया, मगर उसे फिर कुछ याद आ गया। बोली, मुझे बहलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो तुम? उस कलमोही शिवानी ने फोन करके टेनिस के बहाने क्लब बुलवाया तो कहीं दौड़े न चले जाना। रतन खिसियाने लहजे में उसे यकीन दिलाने में लग गया कि वो उस रोज अपना पूरा दिन और रात घर के लिए मुख्तस रखेगा। पूर्णिमा ने फातिहाना नजरों से मेरी तरफ देखा। हकीकत यह है कि उस वक्त मुझे उस पर तरस आया। वो अपने शौहर को अपने तक महदूद रखने की तगोदौ कर रही थी। उस बेचारी को जरा भी खबर न थी कि मौका मिलते ही गंदगी में मुंह मारना रतन की कभी न बदलने वाली आदत है और वो एक बाजारी औरत का गर्विदा है। पूर्णिमा का मिजाज खुशगवार हो गया तो रतन ज्यादा बेतकल्लुफी और एतमाद के साथ उससे मामूलात जिंदगी की बातें करने लगा। उसके आसाब पर मेरी मौजूदगी की वजह से तारी तनाव भी अब उसके लिए काबिल बर्दाश्त हो चला था और वो शायद ज़हनी तौर पर कदरे पुरसुकून होने लगा था। मैं उनकी बातों में शरीक था और वक्तन फवक्तन चुटकुले भी छोड़ता रहा, मगर मेरा जहन साथ साथ रतन की जबान से इत्तिफाकन निकल जाने वाली रास की बात से फायदा उठाने का मंसूबा बनाने में भी लगा हुआ था। बिलाखिर मैंने एक ढीला ढाला सा लाहे अमल मुरतब कर लिया। अब मुझे रात का बेताबी से इंतजार था। शाम तारीख होने लगी थी कि रतन ने तजवीज पेश की कि अब नशिस्त गाह में महफिल जमाई जाए। पूर्णिमा ने उसकी तायद की। हम तीनों बंगले में आ गए। तभी पूर्णिमा ने कहा, आप दोनों गपशप लगाएं, मैं जरा किचन का जायजा लेकर आती हूँ। भानव की यादाश्त कभी कभार धोखा दे जाती है और वो गायब दिमागी के आलम में कोई बड़ी गलती कर गुजरता है। मैंने झट से कहा, मेरा ख्याल है मैं भी आपके साथ किचन में चलता हूँ। रतन जी की तबीयत कुछ गड़बड़ है, ये घंटे 2 घंटे आराम करके ताज़ादम हो जाएंगे। मुझे खाने पकाने का अच्छा खासा शौक है, शायद भानव से कुछ सीखने का मौका मिल जाए। मैं खास तौर पर उसे खमन ढोकला बनाते देखना चाहता हूँ। पूर्णिमा ने कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? फिर उसने रतन को मुखातिब करके कहा, चलो जी, तुम्हारी जान छूट गई, तुम अब अपने कमरे में जाकर कमर सीधी कर सकते हो। खाना तैयार होने पर मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। रतन ने मंजर से गायब होने में देर न लगाई। मैं पूर्णिमा की पैरवी में बावर्ची खाने में पहुंचा तो देखा कि भानव एक मखसूस अंदाज की छुरी से माहिराना अंदाज में चमकदार नकरई मछली के छिलके उतार रहा था। उसने पूर्णिमा को देखते ही पुरजोश लहजे में कहा, आज वाली मछली बहुत उम्दा है बीबी जी, एकदम ताजा और भरी भरी, बहुत मजे की बनेगी। पूर्णिमा ने फखर आमेज लहजे में कहा, बहुत देखभाल कर खरीदी है, तुम भी इसे ऐसी लजीज पकाना कि भावेश जी का दिल खुश हो जाए और चाय की तरह ये तुम्हारी बनाई हुई हिलसा मछली के भी गर्विदा हो जाएं। भानव ने उसे यकीन दिलाया कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पूर्णिमा ने कहा, और रतन का मनपसंद खमन ढोकला भी बहुत उम्दा बनाना है। शाम की चाय के साथ न देखकर उसका मुंह बन गया था। भानव ने कहा, आप चिंता न करें पूर्णिमा जी, मैंने बेसन और सब चीजें फेंट कर रख दी हैं, आधे घंटे बाद भाप में पकने के लिए रख दूंगा। मैंने कहा, भानव जी जरा तफसील से बताओ कि बेसन में क्या क्या मिलाने के बाद उसे फेंटा है। हमारे घर में बनता तो है मगर ज्यादा मजे का नहीं होता। तुम आज से खाना पकाने में मेरे गुरु बन जाओ। मेरी बात सुनकर पूर्णिमा ने कहकहा लगाया और फिर कहा, चलें आप गुरु चेला अपना खाना पकाने का प्रोग्राम चलाएं, मैं जरा अपने पतिदेव की खबर लेती हूँ। कहीं वाकई बीमार हो गया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मैंने उसे बखुशी इजाजत दे दी। उधर भानव हिलसा मछली के कत्ले बनाते हुए मुझे खमन ढोकला के लिए बेसन और मसालों का मेजा बनाने की तरकीब समझाने लगा।
उसने बेसन के फेंटे हुए आमेजे का दीदार करवाते हुए वजाहत से बताया कि कौन सी गलतियों की वजह से खमन ढोकला लचकीला और खुश जायका नहीं बनता। मैं निहायत सादतमंदी से अपने उस्ताद के सुनहरे इरशादात सुनता और जहन नशीन करता रहा। इस दौरान में उसने मछली के कत्लों पर मसालों का आमेजा अच्छी तरह लथेड़ कर एक बड़े से तबाक में ढांप कर रख दिया और एक बार फिर मुझसे मुखातिब हुआ। बोला, वैसे खमन ढोकले का असल मजा इसकी खास चटनी की वजह से आता है। क्या आपकी पत्नी को वो चटनी बनानी आती है? मैंने कहा, चटनी तो वो बनाती है, मगर वो तो वही होती है जो हम पकोड़ों वगैरह के साथ खाते हैं। भानव ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया। बोला, नहीं सरकार, खमन ढोकला की चटनी तो बिल्कुल ही और होती है। चले मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आए। ये कहकर उसने एक छोटी सी ओखल निकाली और बारी बारी बहुत सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लीमू का रस और काला नमक उसमें डाल दिया। सबसे दिलचस्प चीज मैंने ये देखी कि उसमें उसने कई चम्मच चीनी भी डाली थी। फिर वो तंदही से तमाम अज्जा को मूसली की मदद से कूटने लगा। मैं उसकी कार्रवाइयों में बज़ाहिर भरपूर दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहा था, मगर हकीकत यह है कि मैं अपना काम दिखाने के लिए बेताबी से किसी मौके का मुंतजिर था। मगर वो शख्स वहां से टलना तो दरकनार, काम से सर उठाने के लिए भी तैयार नहीं था। बिलाखिर मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने अचानक सर ऊपर उठाया और यूं जाहिर किया जैसे मुझे कुछ सुनाई दिया हो। फिर मैंने भानव को मुखातिब करके कहा, भानव जी, मुझे लग रहा है कि रतन जी ने आपको पुकारा है। मूसली के धमोकों में आपको सुनाई नहीं दिया? मूसल चलाने का ये काम मैं संभालता हूँ, आप जल्दी से पूछाएं कि उनका क्या हुक्म है। भानव ने मेरी बात सुनकर हाथ रोक लिया और फिर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की। मैंने कदरे तेज लहजे में कहा, देर न लगाएं, आज रतन का मिजाज वैसे ही खराब लग रहा है, कहीं गुस्से में ना आ जाए। भानव ने इस बात में सर हिलाया और फिर मूसली और ओखल मेरे हवाले करके बावर्ची खाने से निकल गया। मैंने बिला ताखिर अपनी जेब में हाथ डालकर ख्वाबावर सुफूफ की पुड़िया निकाली और 3 चुटकी बेसन के आमेजे में डालकर जल्दी जल्दी उंगली चला दी। उसके बाद मैं जोरों शोर से ओखल में मूसली पटकने लगा। भानव जल्द ही वापस लौटा। उसने कदरे शिकायती लहजे में कहा, इन दोनों में से किसी ने मुझे नहीं बुलाया था भावेश जी। मैं पहुंचा तो उन दोनों में गर्मा गर्मी चल रही थी। मैंने पूछा तो रतन जी ने मुझे झाड़ दिया। मैंने शर्मसार लहजे में कहा, मैं माफी चाहता हूँ भानव जी, शायद मेरे कानों ने धोखा दिया है। मैंने तुम्हें उनकी डांट से बचाने के लिए जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए कहा था। भानव ने हावंदस्ता संभालते हुए कहा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है भावेश जी, आपने तो मेरा भला ही सोचा था। मेरे लिए तो आपका यहाँ आना इसलिए भी अच्छा है कि ये दोनों मियाँ बीवी आपके सामने मुझे नहीं डांट रहे हैं, वरना जरा सी गलती पर झाड़ पड़ जाती है। मैंने कहा, भानव भाई, मुझे एक मेहमान की हैसियत से ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, मगर आपने दिल की बात बताई तो सोचा मैं भी अपना बता दूं। मुझे यूं लग रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे से झूठ मूठ का प्यार जताते हैं, वरना इनके दिलों के बीच काफी गहरी दरार मौजूद है। मेरी बात सुनकर भानव चौंका और चंद सानियों तक गौर से मेरा चेहरा देखता रहा। फिर हैरान से लहजे में बोला, आप बहुत समझदार इंसान हैं भावेश जी। रतन और पूर्णिमा जी अपने रिश्ते में बनावट और नकलीपन छुपाने में माहिर हैं और बहुत कम लोग इनकी चोरी पकड़ पाते हैं, मगर आपने कुछ ही देर में इन दोनों के साथ रहकर इस झूठे प्रेम का पता लगा लिया। सच तो ये है कि ये सब भांपने में मुझे काफी दिन लगे थे। आप ठीक कह रहे हैं, ये दोनों हालात के हाथों मजबूर होकर मियाँ बीवी का ये रिश्ता निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म में मुसलमानों की तरह तलाक के जरिए अलहदा होने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि ब्रिगेडियर साहब का डर भी इन दोनों को इस रिश्ते में जबरदस्ती जकड़े हुए है, वरना इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अब मोहब्बत है और ना इज्जत। मैंने जल्दी से कहा, भानव भाई, आपने अब कहा, क्या ये दोनों पहले आपस में प्यार करते थे? भानव की झुर्रियों भरी पेशानी पर मजीद सिलवटें पड़ गईं। उसने कुछ देर सोचकर कहा, मेरा मतलब यह है कि पहले ये दोनों एक दूसरे से अपनी बेजारी कामयाबी से छुपा लेते थे और देखने वाला इनके दिल के हाल से बेखबर इन्हें एक खुश खुश ब्याहता जिंदगी गुजारता एक जोड़ा समझता रहता था। मगर फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इनके दिली इख्तिलाफात शदीद होते गए और इनके लिए अपने दिली जज्बात छुपाना मुश्किल हो गया, या फिर इन्होंने इसकी परवाह करना छोड़ दी कि लोग इनके रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। भानव इतनी उम्दगी से अपने मुशाहिदात बयान कर रहा था कि मुझे उसके बारे में महज एक अच्छा बावर्ची होने के अपने इब्तिदाई तासुर पर नजरेसानी करना पड़ी। शायद तरह तरह के लोगों के ज़ेरे मुलाजमत रहने से उसकी सोचने समझने की सलाहियत को इतनी जिला मिल चुकी थी कि वो निहायत उम्दगी से अपने मुशाहिदात और नजरियात अखज़ करने के काबिल हो गया था, बल्कि उसने उन्हें उम्दगी से बयान करने में महारत भी हासिल कर ली थी। अलबत्ता जहां तक मैं समझा था, रतन और पूर्णिमा इस दानाई की ज्यादा कदर नहीं करते थे और इससे भानव बजा तौर पर दिल बर्दाश्ता था। मैंने उसकी दिलजोई की खातिर कहा, वाह भानव भाई, तुम तो कमाल की नजर रखते हो।
न सिर्फ मामले को अच्छी तरह भांप गए बल्कि उसे बेहतरीन अंदाज में बयान भी कर दिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तजुर्बाकार नजर के मुताबिक इन दोनों के रिश्ते में इस बेगानेपन की सबसे बड़ी वजह क्या है और इन दोनों में से कौन ज्यादा जिम्मेदार है? मेरी बात सुनकर भानव थोड़ा झिझका, फिर हौसला यकजा करके बोला, वैसे तो मेरी नजर में दोनों ही कसूरवार हैं, मगर मैं समझता हूँ कि बात बिगाड़ने में रतन जी का ज्यादा हिस्सा है। अगर आप मेरी बात अपने आप तक रखने का वादा करें तो मैं कहूँगा कि असल किया धरा उनका ही है। मैंने तफसील पूछने की बजाय सवालिया नजरों से इस्तिफसार पर इक्तिफा किया। उसने कदरे तवक्कुफ के बाद बात आगे बढ़ाई। बोला, मैंने इन दोनों के यहाँ मुलाजिमत शुरू की तो पूर्णिमा जी की उम्र काफी कम थी और वो बहुत ही हसीन और तरहदार थी, जबकि रतन जी लगभग ऐसे ही ढीले ढाले जिस्म और मामूली शक्ल के थे। पूर्णिमा जी ने उम्र और शक्ल में इतना बड़ा फर्क नजरअंदाज करके अच्छी पत्नी बनने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर रतन जी ने न सिर्फ इनकी कदर नहीं की बल्कि इनसे बेवफाई करके गैर औरतों से आंख मटक्का करने की बद आदत भी न छोड़ी। जब इनके लक्षण पूरी तरह सामने आ गए और पूर्णिमा जी के एहतजाज पर भी वो बाज न आए तो वो धीरे धीरे इनसे दूर, बहुत दूर होती चली गई। मैंने अपने लहजे में हैरत और अफसोस भरते हुए कहा, ओह तो ये बात है, फिर तो वाकई इस रिश्ते की टूट फूट में रतन ही का बड़ा हाथ है। उन्हें अपने लक्षण सुधारने चाहिए ताकि उनका घर ना बिगड़ने पाए। मेरी बात पूरी होने पर भानव ने कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है भावेश जी, पूर्णिमा जी के दिल के शीशे में जो बाल आ गया है वो अब दूर नहीं हो सकता और मेरे ख्याल में रतन जी को इसकी परवाह भी नहीं है। वो तो ब्रिगेडियर जी का डर उनके पांव की जंजीर है, वरना तो वो घर में बाजारी औरतें बुलाकर रासलीला रचाने से भी झिझकने वाले नहीं हैं। मैंने कहा, ये तो बहुत अफसोस की बात है, मगर मेरे ख्याल में इनके ब्याहता जीवन में इन कड़वाहटों की एक वजह इन दोनों के घर औलाद ना होना भी है। भानव ने उदास से लहजे में कहा, आप ठीक कह रहे हैं भावेश जी, मगर ये भी तो हो सकता है भगवान ने रतन जी के गंदे लक्षणों की वजह से इनके जीवन को बच्चों की खुशियों से खाली रखा हो। मैंने अपना लहजा दुखी बनाते हुए कहा, मगर असल कमी तो पूर्णिमा जी की जिंदगी में है भानव जी। मेरी बात ने उसे लाजवाब कर दिया। वो बेबस से लहजे में बोला, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, इस घर का हाल देखकर कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि इसी वक्त नौकरी पर लात मारकर अपने गांव वापस लौट जाऊं, मगर फिर पूर्णिमा जी का ख्याल आता है। वो मुझे इस घर में अपना सच्चा हमदर्द समझती हैं। कभी कभी मेरे सामने अपने दिल के दुखड़े खोल कर रो लेती हैं। इस दौरान मैं खाने की तैयारी भी जोरों शोर से जारी थी। कुछ देर बाद मैंने कहा, भानव भाई, मेरे ख्याल में आज के लिए खाना पकाने का इतना सबक काफी है, बाकी सुबह नाश्ते की तैयारी के वक्त सीख लूंगा। जाहिर है उसे क्या एतराज हो सकता था। मैं नशिस्त गाह में आकर बैठ गया। तभी अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैं जल्दी से वापस बावर्ची खाने में पहुंचा और भानव से कहा, खाने की तैयारी में तो अभी काफी वक्त लगेगा, मेरा ख्याल है मैं इतनी देर में अपना सफरी बैग ले आता हूँ। अब तो इन मियाँ बीवी के इसरार पर यहाँ 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। उसने तायद में सर हिलाया, बोला, हाँ भावेश जी, वैसे आपको वापसी में देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अभी तो मुझे पूर्णिमा जी की फरमाइश की कई चीजें तैयार करना है। वैसे भी खाना तो आपके वापस आने के बाद ही लगेगा, ये सब एहतमाम आप ही के लिए तो है। मैंने कहा, ठीक है, रतन या पूर्णिमा जी पूछें तो बता देना, मैं बस घंटे सवा घंटे में वापस आ जाऊंगा। मैं तेज तेज कदमों से बंगले से बाहर निकला और बड़ी सड़क की तरफ चल दिया।